हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सहायक अध्यापक एलटी 2028 के क्वेश्चंस के फिजिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सहायक अध्यापक एलटी 2020। उसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 जनरली बेस्ड था। जनरली उसमें 23 क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स से। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2028 में जो फिजिक्स जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें जो फिजिक्स पोर्शन, उसमें भी वही 23-25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। तो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो पार्ट 5 में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ये जो एरिया है फिजिक्स के उस एरिया पर आप हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक, और डेफिनेटली आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया, ये भी आप अपने स्कोर को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। क्लियर? तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्लूइड डायनेमिक्स से। इफ स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ के लिए बात हो रही है। इफ स्टोक्स लॉ, इफ स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल देन रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ये बताता है कि कब जो हमारे पास जो फ्लूइड होगा, ठीक है, जब फ्लूइड होगा वो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन होगा। ठीक है ना, स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है ये जो हमको इसके बारे में बताता है कि जो फ्लूइड है वो कब टर्बुलेंट होगा और कब स्ट्रीम लाइन होगा। और यहाँ बात हो रही है स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ होता है कि 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है ना, 6 पाई ईटा आर वी। ये इसने बताया था, सपोज दैट ये कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में कोई सब्सटेंस है। ठीक, इसमें कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इसमें फोर्स कितना लगेगा कि नीचे को ऐसे फॉल हो रही है, आर इसकी रेडियस हो गई। ठीक, तो इसमें द ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन that object is 6 pi eta rv is given by the Stokes. Here eta is the coefficient of viscosity. तो Stokes law is always applicable for streamline flow. किसके लिए? streamline flow के लिए, streamlined flow के लिए ही क्या होता है, हमेशा स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर होता है ये होना चाहिए हमारे पास लेस देन 0.20। ठीक है ना, लेस देन 0.20। ठीक है, दैट मीन्स 41 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट बहुत फेमस प्रॉब्लम है। क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन गिव्स द रिलेशन। ठीक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो ठीक है, तो यही इसका फर्स्ट ही क्या है, करेक्ट आंसर है। टोटल प्रोबेबिलिटी ये पॉसिबल नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन लेक्चरर में पूछा गया था कि ये बोल रहा था कि क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन आपको लिख के दी थी, इसमें से कौन सी क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन है। तो क्लॉसियस मोसोटी जो इक्वेशन होती है एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होता है k-1 और अपॉन होता है k+2। ठीक है, तो ये जो है, ये जो क्लॉसियस आई हुई है ये लेक्चरर के एग्जाम में आई है। ठीक है, लेक्चरर 2021। ठीक है, लेक्चरर 2021 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें आपको बोल रहा था कि कौन सी भी 4 इक्वेशन लिख के दी थी, कौन सी इसमें क्लॉसियस इक्वेशन है। ठीक है, तो वेयर एन, एन क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अल्फा, अल्फा को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलेंगे, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, अल्फा को एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना है, पर क्वेश्चन 100% यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि कभी क्लोसियस इक्वेशन पूछ लेता है वो, ठीक है ना, और कभी इसमें किसमें रिलेशन स्टेबलाइज किया तो ये पूछ लेता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है ना, क्लॉसियस इक्वेशन क्या है, एन अल्फा
अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2, ठीक है ना। दिस इज क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन। गेटिंग? नाउ क्वेश्चन नंबर 43। 43 इंपोर्टेंट वेव्स से है। द एम्पलीट्यूड ऑफ डेम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? डेम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर मींस व्हेन एम्पलीट्यूड, ठीक है, व्हेन एम्पलीट्यूड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, व्हेन एम्पलीट्यूड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन एम्पलीट्यूड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग देन दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटर इज नोन एज डेम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ डेम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिड्यूस 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड है ये 1/e टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो a इक्वल टू आता है a नॉट e की पावर माइनस आर टी। इस तरीके से जो एम्पलीट्यूड आता है डेम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, मीन लाइफ बोलेंगे। जब एम्पलीट्यूड अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो एट दैट टाइम क्या बोलेंगे? उस वैल्यू को मीन लाइफ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। द टाइम टेकन टू कवर नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उसको टाइम पीरियड। और 1 सेकंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ठीक है। तो थर्ड भी फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? मीन लाइफ टाइम, ठीक है, मीन लाइफ टाइम, ठीक। जब क्या होता है? एम्पलीट्यूड अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम से रह जाता है, तो एट दैट टाइम जो एम्पलीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे? उसका मीन लाइफ टाइम बोलेंगे। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 44। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सब ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। कभी क्या होता है? मैच द फॉलोइंग आ जाता है, कभी वैसे इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर लगाना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ठीक है, मास m है, रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मोमेंट ऑफ, सपोज दैट ये रिंग है, रिंग ये इसका क्या है? सेंटर है c, यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो एट दैट टाइम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो mr² इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से एक और होमवर्क दे रहा हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है। रिंग के डायमीटर के अबाउट, ठीक है, रिंग के डायमीटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ये रिंग है और रिंग के टेंजेंट के अबाउट, रिंग के टेंजेंट के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? इसको हम आपने क्या करना है? कमेंट बॉक्स में क्या करना है? इसका आंसर मेंशन करना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, लैमिना, ये सब आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। डेफिनेटली एक क्वेश्चन 100% रोटेशनल फिजिक्स से पूछा जाता है यहाँ से। क्लियर? नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर, मूविंग क्वेश्चन नंबर 45, जो कि रिलेटिविटी से है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड्स फॉर, ओनली फॉर लॉरेंज। सबसे फर्स्ट आता है जो आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मर आता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर वी वेरी 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 लेस देन सी, ठीक है, ठीक है, ओनली, ठीक। बट जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है इट इज होल्ड्स फॉर ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है। क्लियर? तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू Galilean transformation by the adopting this concept v is very very less than, when v is very very less than c, then Lorentz transformation converted into Lorentz transformation। क्लियर हो गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक, इसका जो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 इज द मैथमेटिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस आर अपॉन आर क्यूब, हमको आर अपॉन आर क्यूब की क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है डेल ऑपरेटर के साथ इसके आर को ओपन कर देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन क्या आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा। डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर वेक्टर होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और डॉट आ जाएगा इस तरीके से, ये आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन क्या आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ, ये आएगा एक्स अपॉन आर क्यूब,
ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर वाई अपॉन आर क्यूब, और प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ, ये आएगा जेड अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। क्लियर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड ही हम इसमें डिफ्रेंशिएशन रूल लगाएंगे। सेकेंड फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंशिएशन अगर हम रूल लगाएंगे इसमें, सपोज दैट, ठीक, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट इसको ले लेते हैं 1/r³, 1/r³ को फर्स्ट ले लेते हैं और x को सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/r³ और x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर प्लस x ही ऐसे ही रहेगा, और फिर 1/r³ का करेंगे तो -3 आगे आ जाएगा, ऊपर ले गया मैं -3 और x की पावर -3 -1 -4, फिर r का करना मत भूलना, डेल अपॉन डेल r, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स करना नहीं भूलेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट करें फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। सिमिलरली क्या आएगा, 1/r³ आ जाएगा, ये y का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ y आ जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा, y की पावर -4 आ जाएगा और डेल आर अपॉन डेल वाई आ जाएगा। एक और स्टेप आ जाएगा, 1/r³ आ जाएगा और z का 1 हो जाएगा, प्लस z ऐसे ही आएगा, -3 आगे आएगा, z की पावर -4 और डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये 1/r³, ठीक है, 1/r³ और ये 1/r³, ये 3/r³ आ रहा होगा, ठीक है, ये 3/r³, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये भी कितना आ रहा होगा, 3/r³ आ रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू होगी x/r, ठीक है, वैसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी y/r, वैसे ही क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू होगी z/r, इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर से एक होमवर्क देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना होगा। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 47। 47 ऑप्टिक्स से है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होता है कि जब कोई लाइट होती है वो बहुत सारी स्लिट होती है, उसमें बहुत सारे स्लिट से पास करती है, मतलब उसमें स्लिट में बहुत सारे एन डिफ्रैक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन स्लिट डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, जो लाइट होगी एन स्लिट से पास होगी, तब जाके क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन में देखने को मिलेगा, स्क्रीन में तब हमको ब्राइट और डार्क, मैक्सिमा और मिनिमा देखने को मिलेगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इज दैट एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे x फाइंड आउट करना है, द एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ काइनेटिक एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी ये हाफ है बोल रहा है, किस वैल्यू पर, तो देखो हाफ तो ऐसे ही रहने दो, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ½ mv², और हाफ ऐसे ही रहने दो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ½ kx² आ जाएगा। क्लियर। तो सिंपली अगर हम हाफ हाफ बोल रहा है तो ये हाफ और हाफ ये कैंसिल भी हो सकता है, ये कैंसिल होगी, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है k/m होता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक, यहाँ ½ mv²। क्लियर, यहाँ से हम पुट करेंगे अब mv² इक्वल टू ½ kx², ठीक है, k को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, k को हम लिख सकते हैं ω²m, ठीक है ना, ω² हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये mv² इक्वल टू आ गया ω²m इंटू x², ठीक है, ये आया। अब इसके बाद देखो ये m से m भी कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और v वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ω² - x², अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है v इक्वल टू ω² - x² होती है, तो इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा ω², और ये आ जाएगा a² - x² इक्वल टू ω²x² आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम a² - x² की वैल्यू निकालेंगे तो ये x² आ जाएगा, तो a² इक्वल टू 2x² आ जाएगा, और x² टू a²/2 आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा +-a/√2, +-a/√2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा +-a/√2,
विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 49। द रेडियल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, 49 का क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नाउ 50। 50, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर डिवाइड्स द रेडियस फ्रॉम सेंटर। ये भी जो डेरिवेशन से इसका डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है, वो जनरली 3:5 आता है। क्या आता है, 3:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो ये क्या था, ये हमने क्या देखे इन 5 पार्ट्स में, इन 5 पार्ट में मैंने आपको कराया एल टी 2018 और 2020 इनका मैक्सिमम मैंने 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स 2 साल में 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है फिजिक्स क्वेश्चंस का जो डिटेल सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। और इसी तरीके से मैं अपकमिंग एग्जाम जो एल और लेक्चरर होने वाला है उसके लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज और सैम्पल पेपर अब इसके बाद उसमें वर्क करूँगा, उसे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो सीरीज में बनाता हूँ डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्या होते हैं सीरीज से ही आ रहे होते हैं। ठीक, और आप अपनी प्रिपरेशन को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, तो और आपको क्या करना है, आपने ये जो सीरीज है पार्ट नंबर 5 आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन करा। और इफ़ अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डेफिनेटली वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।